ओके। तो आज का करंट का टॉपिक क्या है? इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, द इशू रिलेटेड विथ इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला चीज कि इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है ना? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? मतलब पावर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यस रिवर्स, है ना? रिवर्स का जो फ्लो है, जब ऊंचाई से रिवर्स नीचे गिरती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं और उस पोटेंशियल एनर्जी से हम काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, है ना? तो इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी एक रिवर पे कोई प्रोजेक्ट होगा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो किस रिवर पे है? दिबांग रिवर पे। दिबांग, दिबांग क्या है? ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, है ना? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। दिबांग और लोहित ये दो ट्रिब्यूटरी आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी। ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से। ओके। और भारत में अरुणाचल प्रदेश और आसाम, है ना, ये दो स्टेट में बहती है। उसके बाद बांग्लादेश में मिल जाती है और इधर से गंगा उसके साथ मिलके फिर जमुना, जिसको बोला जाता है बाद में ब्रह्मपुत्रा को, बांग्लादेश में, है ना? जमुना, यमुना नहीं, जमुना, है ना? तो ब्रह्मपुत्रा इंडिया में दो स्टेट से बहती है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, है ना? तो अरुणाचल प्रदेश में दो मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा के, लोहित और दिबांग, है ना? और दिहांग तो उसको कहा जाता है, दिहांग उसको कहा जाता है जब ब्रह्मपुत्रा इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो उसे क्या बोलते हैं? दिहांग, दिहांग, है ना? और वहां पे उसे उसके साथ दो ट्रिब्यूटरी मिलती है, लोहित एंड दिबांग, है ना? तो उनमें से एक ट्रिब्यूटरी है दिबांग और इसी नदी पे, दिबांग नदी पे हम इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग किया जा रहा है ना? और ये प्रोजेक्ट 7 साल में कंप्लीट, 7 साल का लक्ष्य रखा गया है कि 7 साल में इसे कंप्लीट करना है। और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना? वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेसिटी मतलब कि इतनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, है ना? उस हिसाब से वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू क्रिएट हुआ है, इन्वायरमेंटल इश्यू क्रिएट हुआ है क्या? कि जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, जो पर्यावरणविद हैं या फिर जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है इस पे। जो रिपोर्ट दिया गया है इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए, जो रिपोर्ट दिया गया है ना, यानी उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि उसे इन्वायरमेंट पे कितना असर होगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी पे कितना असर होगा। तो उस रिपोर्ट पे ही सवाल उठाया उन्होंने और ये बताया है कि क्या बताया उन्होंने? द साइंटिस्ट एंड कंजर्वेटरिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश अप्रोच द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। ये लोग कहाँ गए? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी के पास गए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी क्या होता है? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत, है ना? ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसका फॉर्मेशन किसी लॉ से हुआ होगा, है ना, किसी स्टैट्यूटरी से हुआ होगा। और ये जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी है, इसका फॉर्मेशन किस लॉ से हुआ है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से, है ना? तो ये इसका काम क्या है? क्यों इसके पास साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट गए हैं अपने इशू को लेकर? क्योंकि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी का ही काम है कि वो फॉरेस्ट क्लियरेंस देने में सरकार को की मदद करता है, सरकार को एडवाइस करता है कि किस प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस देना है और किस प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है उसमें दो तरह के, दो इंपॉर्टेंट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। एक होता है एनवायरमेंट क्लियरेंस, है ना, दूसरा होता है फॉरेस्ट क्लियरेंस। एनवायरमेंट क्लियरेंस मतलब कि उस प्रोजेक्ट से अगर एनवायरमेंट को कोई नुकसान पहुंच रहा है, अगर वो क्लियरेंस मिलता है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है ना। और दूसरा होता है फॉरेस्ट क्लियरेंस, यानी फॉरेस्ट पे कोई असर तो नहीं हो रहा है
क्योंकि हम वो फॉरेस्ट का लैंड हम नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए दे रहे हैं, तो क्या बायोडाइवर्सिटी पे या फॉरेस्ट पे कोई असर तो नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस भी देना होता है। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस देने में कौन हेल्प करता है, कौन एडवाइस करता है गवर्नमेंट को? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, है ना, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। समझ में आया ये, है ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट और जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो कंजर्वेशनिस्ट है, वो किसके पास गए? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के पास गए कि आपने जो क्लियरेंस दिया है वो सही नहीं है, सही नहीं लग रहा है ना, उसमें कुछ त्रुटि है, उसको आप फिर से कंसीडर कीजिए। आपने जो रिपोर्ट दिया है गवर्नमेंट को, रिपोर्ट के आधार पे एडवाइस देगा ना, वो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपने नहीं दिया है, सही से आपने स्टडी नहीं किया है ना। तो इसमें जो सबसे पहले इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं क्या है। तो द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन रिवर दिबांग, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ना, और इसके अंतर्गत 2 डैम बनाने का प्रोविजन है। 2 डैम, डैम क्या होता है? डैम, डैम मतलब होता है रवि रिवर के फ्लो को हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, है ना, रोकते हैं बांध बना के, ताकि उसके फ्लो को हम कंट्रोल कर सके। उसमें गेट भी लगा रहता है ना, उसके फ्लो को हम अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सके, है ना। और आप देखेंगे कि डैम के साथ साथ हमेशा रिजर्वायर भी होगा। उस डैम, डैम का मतलब होता है कि रोकना, बांध, और रिजर्वायर का मतलब उसको रोक के स्टोर किया जाता है पानी को, उसके बाद छोड़ा जाता है अपने हिसाब से, है ना। तो 2 डैम बनाने का प्लान है, लेकिन वो डैम किस पे बनेगा? दीर एंड टंगन रिवर पे। दीर एंड टंगन 2 रिवर्स है, दीर एंड टंगन। अब ये याद रखिएगा, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि दीर एंड टंगन किसके ट्रिब्यूटरी हैं? तो दिबांग के ट्रिब्यूटरी हैं, और इसी दोनों ट्रिब्यूटरी पे डैम बनाया जाने का प्रोविजन है। तो दीर एंड टंगन, ये 2 ट्रिब्यूटरी किसके हैं? दिबांग। यानी पूरा प्रोजेक्ट अगर पूछा जाए तो दिबांग रिवर पे है, लेकिन इसके ट्रिब्यूटरी पे 2 डैम बनाएगा ताकि उसके पानी को वो कर सके, ठीक है। द प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर द रिचेस्ट बायोग्राफिकल प्रोविंस ऑफ द हिमालयन जोन। आपको पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? जहां पे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस काफी ज्यादा हो। बायोडाइवर्सिटी रिचनेस मतलब कई तरह के स्पेसीज मिलेंगे आपको, कई तरह के जीन मिलेगा आपको, कई तरह के इकोसिस्टम मिलेगा, है ना, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी रिचनेस, हॉटस्पॉट। और हॉटस्पॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वनरेबल होता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ चेंज आ जाए तो उस पर थ्रेट पहुंच सकता है, इसलिए उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और जो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारा कौन सा है? हिमालयन रीजन, खासकर जो ईस्टर्न हिमालय है, वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यानी वहां बायोडाइवर्सिटी रिचनेस भी है और साथ ही साथ उसको थ्रेट भी है, उसको खतरा भी है ना, तो उसे बचाने की भी जरूरत है। तो ये जो जहां पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में दिबांग रिवर पे, वो क्या है? रिचेस्ट बायोग्राफिकल प्रोविंस हिमालय का है, रिचेस्ट, सबसे रिच है, ठीक है, बायो जियोग्राफिकल प्रोविंस है। रिचेस्ट मतलब बहुत सारा डाइवर्सिटी है वहां पे, बहुत सारे स्पीसीज है ना। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि इस प्रोजेक्ट को अगर स्टार्ट किया जाए तो फ्लोरा एंड फौना पे क्या असर होगा, है ना। तो इसलिए साइंटिस्ट फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के पास गए हैं, फिर से फॉरेस्ट क्लियरेंस इसे मिल चुका है इस प्रोजेक्ट को, लेकिन फिर से ये गए हैं कि रिपोर्ट आप फिर से उसको कंसीडर कीजिए। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रो पावर। देखिए हमें क्या बैलेंस करना है, एक तरफ हमें डेवलपमेंट करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, हम क्या है, एनर्जी स्टाफ कंट्री है, हमें एनर्जी अभी बहुत है, हम डेवलपिंग फेज में है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। दूसरी तरफ हमें बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है ना, तो हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये फैक्ट देने का मतलब यहाँ पे क्या है? ये फैक्ट देने का ये मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी इस प्रोजेक्ट को भी हम पूरी तरह से मतलब बंद नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का, है ना, इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब इतना एक्सपेक्ट करेगा कि इतनी कैपेसिटी है इसका, है ना। यस, कितना है? हाँ, 397 मेगावाट के इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये मतलब इस फैक्ट का मतलब कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ना। हाँ हाँ, 3097, ठीक है। ओके, इट ओके,
अब देखिए यहाँ पे कंसर्न क्या है, मतलब क्या इशू है, इनका कंसर्न क्या है, क्या दिक्कत है इनको, है ना, इनको क्या इनका क्या कंसर्न है। तो कंसर्न ये है पहला कि जो एफएसी ने जो रिपोर्ट तैयार किया था, एफएसी मतलब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, उसने जो रिपोर्ट तैयार किया था उसमें उसने एफएसी इग्नोर्ड द फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन, उसने फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन को इग्नोर किया है। फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, जब बीच से किसी चीज को ले जाते हैं, है ना, बीच से अगर मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो फॉरेस्ट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, फॉरेस्ट क्या हो जाता है, फ्रैगमेंटेड हो जाता है, और वो हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए अच्छा नहीं होता है, खासकर फौना के लिए, एनिमल्स के लिए, है ना, जैसे कोई टाइगर है ना, या लायन है, तो वो उसका घर वही है फॉरेस्ट, है ना। जब फॉरेस्ट को फ्रैगमेंट कर देते हैं, बीच से कंस्ट्रक्ट करते हैं रोड या कुछ भी डैम वैम बनाते हैं, तो क्या होता है, उनके उनका जो है कि उन्हें ये फील होता है कि उनका जो घर है वो कम हो चुका, उनका एरिया कम हो चुका है, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं, उससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, है ना, और इसको कहते हैं हैबिटेट लॉस, उनको लगता है कि मेरा हैबिटेट कम हो गया, है ना, जो मेरा प्रे बेस था वो कम हो गया, है ना, मुझे कम प्रे मिलेगा, मतलब शिकार मिलेगा, है ना, तो इसके कारण कभी कभी वो जंगल से शहर की तरफ भी भागने लगते हैं। तो मतलब डिस्टर्बेंस होता है ना, जब हम फॉरेस्ट को फ्रैगमेंट करते हैं तो उससे काफी डिस्टर्बेंस होता है फ्लोरा और फौना पे, खासकर फौना पे, एनिमल्स पे, है ना, तो उनका हैबिटेट लॉस होता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर किया गया फॉरेस्ट जो क्लियरेंस देते समय, क्या कहना है कि क्लियरेंस देते समय एफएसी ने फ्रैगमेंटेशन को इग्नोर किया है, फ्रैगमेंटेशन को इश्यू को नहीं उठाया है ना, उन्होंने बोला कि चलिए कोई फॉरेस्ट पे कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन जो फ्रैगमेंटेशन वाला जो इशू है, जो इनडायरेक्ट रूप में असर होगा फौना पे, उन्होंने इसको इग्नोर किया है ना। तो इनका ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न क्या है, द प्रपोज मिटिगेशन मेजर्स लाइक बटरफ्लाई एंड रेप्टाइल पार्क आर इनएडिक्वेट। इसमें देखिए जब क्लियरेंस दिया जाता है तो कुछ प्रपोजल भी दिया जाता है कि आपने ये लॉस, आप ये लॉस कर रहे हैं, है ना, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, है ना, क्लेम्स देते समय ये इंश्योरेंस लेना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि आप इतना लॉस कर रहे हैं तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि बटरफ्लाई और रेप्टाइल्स पार्क बनाए जाएंगे। तो साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो कॉम्पेंसेशन होगा वो इनइक्वेट है ना, वो सफिशिएंट नहीं होगा, जो लॉस हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो बटरफ्लाई और रेप्टाइल्स पार्क बना रहे हैं वो इनइक्वेट है ना, इनएडिक्वेट है। तीसरा क्या कंसर्न है, द inadequacy of the environmental impact assessment report on Italian was also highlighted। मतलब बोला गया है, देखिए जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है वो किस आधार पे रिपोर्ट देती है, किस आधार पे एडवाइस करती है गवर्नमेंट को क्लियरेंस के लिए, वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराती है ना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराती है और उस आधार पे बताती है कि ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को असर करेगा कि नहीं, फॉरेस्ट को अफेक्ट करेगा कि नहीं। तो ये बोला गया है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है वो इनएडिक्वेट है। कैसे है भाई इनएडिक्वेट, तो इग्नोर थ्रेट्स टू 25 इंडेंजर्ड मैमल्स एंड बर्ड्स स्पीसीज। 25 ऐसे स्पीसीज हैं मैमल्स के, मैमल्स मतलब स्तनधारी, है ना, और बर्ड्स के जिनको थ्रेट है, लेकिन इस थ्रेट को इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में इग्नोर कर दिया गया है ना। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है वो इनएडिक्वेट है ना, वो सही नहीं है। तो ये कंसर्न है इनका। इसके अलावा एक एक कंसर्न और भी है इनका कि जो आप टावर लगाएंगे, आप जो ग्रिड तैयार करेंगे, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड सिस्टम आप देखेंगे वो टावर लगा के, ग्रिड मतलब होता है चैनल्स, जो वायर लगा के जो चैनल्स, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो कहीं स्टोर नहीं होता है ना, वो क्या होता है ग्रिड में ही घूमता रहता है, जैसे आपके पास आया आपने यूज नहीं किया फिर वापस लौट गया ग्रिड में, है ना, कहीं यूज हुआ तो वायर में ही वो जो सिस्टम है, ग्रिड है, जाल है, उसी में वो इलेक्ट्रिसिटी फंसा रहता है, कहीं स्टोर नहीं कर सकते हम उसको, है ना। तो जो ग्रिड सिस्टम है उसमें हमको टावर लगाना पड़ता है ना, वायरिंग करना पड़ता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का हम टावर लगा रहे हैं, वायर लगा रहे हैं ग्रिड बनाने के लिए, तो उसका इफेक्ट हो सकता है एनिमल्स पे पड़े, हो सकता है कि नहीं, वहां जो एनिमल है उनको करंट लग सकता है, या उसे जो रेडिएशन या कोई चीज वो चीजें निकल रही हैं
वो अफेक्ट कर सकता है प्लांट्स और एनिमल्स को, है ना। तो इन सारी चीजों को भी इग्नोर किया गया है इस रिपोर्ट में, है ना। तो ये सारे कंसर्न है। तो इसके लिए कुछ वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड मतलब कुछ सॉल्यूशन बताया गया है ना, एक्सपर्ट्स के द्वारा। क्या सॉल्यूशन है कि कम्युनिटी लेड अप्रोच रखना चाहिए। कम्युनिटी लेड अप्रोच का मतलब हुआ, क्या हुआ, मतलब जो लोकल कम्युनिटी है उनको आप शामिल कीजिए, है ना। कम्युनिटी लेड अप्रोच का मतलब क्लियरेंस देने के पहले या क्लियरेंस देते समय आप जो लोकल कम्युनिटी है उनको आप शामिल कीजिए डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वो लोकल जो कम्युनिटी है वो बेहतर समझते हैं उस फॉरेस्ट को, है ना। उस फ्लोरा एंड फौना को वो बेहतर तरीके से समझते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उन्हें पता है कि क्या करने से इफेक्ट होगा, तो उनको शामिल किया जाए डिसीजन मेकिंग में, है ना, ये कहना है। दूसरा है डिमार्केशन ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। आप पहले डिमार्केट, एक बाउंड्री बनाइए कि भाई ये जो एरिया होगा ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होगा, इसके अंदर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जब कोई भी एरिया डिक्लेयर होता है तो उसके अंदर आप उसके 100 किलोमीटर तक आप कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क नहीं कर सकते, है ना, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो अभी पूरी क्लियर सभी जगह ये जोन जो है एरिया डिफाइन नहीं है अच्छे से, है ना। तो सभी जगह ये पहले एरिया डिफाइन कीजिए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिफाइन कीजिए, ताकि उसके 100 किलोमीटर के अंदर में कोई भी प्रोजेक्ट ना हो। आप पहले ही उसको डिसाइड कर दीजिए, तो फिर प्रोजेक्ट वो स्टार्ट ही नहीं होगा वहां पे। तो अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड हुआ ही नहीं है। नेशनल पार्क और क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके और एक क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। इसको छोड़ के बाकी एरिया को कहीं भी आपने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित नहीं किया है, तो बाकी जो एरिया है वहां पे तो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हो सकता है। आपने उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बनाया ही नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप बाउंड्री डिसाइड कर दीजिए कि भाई इतना इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जगह पे आप प्रोजेक्ट करिए, है ना। तो इसको आप पहले से ही करना होगा। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव EI ए, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरी तरह से स्टडी करना होगा। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव करवाइए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कर लिए हो गया, पूरी तरह से स्टडी कीजिए, उसका हॉलिस्टिक स्टडी कराइए, उसके बाद इसको डालिए। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। एक्सटेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन होते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब हो गया नेशनल पार्क, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको और एक्सटेंड कीजिए आप, और एक्सटेंड कीजिए, ताकि जो सेंसिटिव जोन है वो भी इसमें शामिल हो जाए और वहां पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना हो ना। तो ये सारे वे फॉरवर्ड किया गया है। और हमें क्या लिखना है कि वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एज वेल एज द कंजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए ना। ठीक है, दैट्स ऑल। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में आ सकता है।